अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, वो हैं बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एएस लेवल बेटा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है अ स्लो स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम टैप कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड बिकॉज वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल के लिए उसका डाइपोल मोमेंट होना ज़रूरी है। पोलर मॉलिक्यूल के लिए उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होना ज़रूरी है। अब जैसे वाटर है बेटा, वाटर में ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन, तो ये स्लाइटली नेगेटिव और ये दोनों स्लाइटली पॉजिटिव होंगे। और आप इस मॉलिक्यूल को कहते हैं ये पोलर है, इसका एक डाइपोल मोमेंट भी होगा और इसमें ओवरऑल फोर्सेस कैंसिल्ड नहीं हो रही। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में वाई वाटर मॉलिक्यूल, why is a water molecule polar, क्यों है polar? Because of the difference in electronegativity or because it has a dipole moment। चेक करें ऑप्शन ए में, मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका पोलैरिटी से कोई मतलब रिलेवेंट नहीं है, पोलैरिटी से कोई रिलेवेंट स्टेटमेंट नहीं बोला इसने। द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बोथ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यस दैट्स व्हाई इट इज पोलर बेटा। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। द ऑक्सीजन एटम हैज़ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं मतलब रिलेटेबल नहीं है, कोई उससे स्टेटमेंट से रिलेवेंट नहीं है बेटा। वाटर इज एबल टू डिसोसिएट इनटू आइंस। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज अगेन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, why does copper wire conduct electricity when potential difference is applied? देखो बेटा, मेटल्स एंड ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव आयंस के साथ जो सराउंडेड किए होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज इन सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मेटालिक बॉन्ड होता है, क्योंकि मेटल पॉजिटिव आयंस सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है और हीट भी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है वाई डज कॉपर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। चेक करें ऑप्शन ए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस मूव। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, याद रखिएगा। क्या उनकी मूवमेंट की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? यस, राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। बाकी चीज़ें अपनी समझ के लिए पढ़ लेते हैं। कॉपर आयन मूव टू द कैथोड, इसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या ताल्लुक? द एटम्स ऑफ कॉपर बिकम्स आयोनाइज्ड, उसमें एटम और आयोनाइज हो जाएं उससे क्या फ़र्क पड़ रहा होता है? द क्रिस्टल लेटस ब्रेक डाउन, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस मूवमेंट ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ बेटा। क्या कहता है? व्हेन हीटेड सॉलिड आयोडीन रेडिली फॉर्म आयोडीन वेपर्स। देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि आयोडीन ग्रुप 17 या 7 का ले लो, और ग्रुप 7 वाले डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आयोडीन लिखोगे तो आई नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे बेटा? I2। इन सॉलिड स्टेट डेफिनेटली आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होंगे लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, और जब वो वेपर्स बन जाएंगे तो यही आयोडीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े थोड़े सेपरेट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, और याद रखना आयोडीन सबलाइन होती है। तो सॉलिड से गैशियस स्टेट में, सही है। तो कहता है व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स की बात बता रहा है, ऑफ दीज टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ आयोडीन। ऑब्वियस बात है बेटा, जब वो सॉलिड में होगा तो भी I2 की फॉर्म में होगा, और जब वो वेपर्स फॉर्म में होगा तो भी I2 की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि जब सिंपल मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स मेल्ट या बॉयल होते हैं तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, बल्कि इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। यानी आयोडीन आयोडीन के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसे आप वैन डर वाल्स फोर्स कह सकते हो, जिसे आप
इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल कह सकते हो, वो ब्रेक होती हैं, ठीक है। सो दोनों केसेस में, सॉलिड में और गैसियस स्टेट, दोनों ही केसेस के अंदर बेटा आपका आयोडीन I2 फॉर्म में होगा, यानी मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा। अभी आपसे पूछ रहा है सॉलिड में आयोडीन और वेपर्स में आयोडीन क्या होगा। तो आयोनिक और एटॉमिक तो नहीं होते, आयोनिक नहीं होता, मॉलिक्यूलर होता है, तो ए गलत बी गलत। मॉलिक्यूलर हो सकता है सॉलिड में बट एटॉमिक नहीं हो सकता, क्योंकि इंटर एटॉमिक बॉन्ड थोड़ी ब्रेक हो रहा है। दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर होगा, यस, दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर होगा। राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ बेटा। ओके, ये कोई अफ्रीकन व्यूअर है एंड डिफेंड्स इट्स टेरिटरी बाय स्प्रेइंग, बकवास बकवास, ये बहुत सारी चीज़ें आपको घुमा फिरा के यूँ होता है यूँ होता है, जंगल में गए जंगल से निकले, पानी में गए पानी से निकले, पहाड़ पे चढ़े पहाड़ से उतरे एंड सो ऑन। आखिर में काम की क्या बात है, देखो ये सब कुछ उसने बोल दिया। आखिर आखिर बात कर रहा है, विच कंपाउंड वुड बी द मोस्ट वोलाटाइल। अच्छा, मैं आपको अपने लेक्चर्स में कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, वोलाटाइलिटी हो, सरफेस टेंशन हो, विस्कोसिटी हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इन पे इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये बात मैं आपको क्लास में डिस्कशन में बता चुका हूँ। अब वो कह रहा है मोस्ट वोलाटाइल। मोस्ट वोलाटाइल का मतलब विच कैन इजीली एवापोरेट, जल्दी से एवापोरेट हो जाए। तो अगर कोई चीज़ इजीली एवापोरेट हो रही है तो उसका मतलब है उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा है, तभी तो इजीली एवापोरेट हो जाएगा, भाग जाएगा। अब चेक करते हैं, देखिएगा। ऑप्शन सी हटा रहा हूँ इसलिए बेटा कि ऑप्शन सी में मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। ऑप्शन डी हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब आते हैं बी और ए पे। ऑप्शन बी के अंदर CHO लिखा हुआ, ये एल्डिहाइड होता है। कुछ बच्चे इसको हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता इसके अंदर। जब आप CHO लिखते हैं बेटा तो COH ऐसे लिखते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर H डायरेक्टली अटैच हो N से, O से और F से बेटा। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसमें डाइपोल डाइपोल होगी, ये भी हटा लें। अब आते हैं ऑप्शन ए पे, गौर से देखिए बेटा। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन है, ऑल हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर के अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल या वैन डर वाल फोर्स होती है, जो कि सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। तो हमने वही तो ढूंढना था, सबसे ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले कौन होते हैं। तो बेटा ऑप्शन डी में हाइड्रोजन बॉन्ड था, हटा दिया। ऑप्शन सी में हाइड्रोजन बॉन्ड था, हटा दिया। ऑप्शन बी में डाइपोल डाइपोल था, हटा दिया। ऑप्शन ए में आईडी आईडी फोर्स थी, टिक लगा दी। तो राइट आंसर इज ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज नो परमानेंट डाइपोल। देखो बेटा, डाइपोल का मतलब पोल, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जिसे आप कहते हैं, उन्हें बोलते हैं डाइपोल्स, सही है, जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अब अगर वो कह रहा है नो परमानेंट डाइपोल, तो इसका मतलब है वो नॉन पोलर की बात कर रहा है। इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है, नॉन पोलर की बात कर रहा है। अब नॉन पोलर के 4 क्राइटेरियाज हैं बेटा। नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन द एटम 0 हो। नंबर 2, नेग्लिजिबल हो, 0 से 0.4 तक हो। नंबर 3, डाइपोल्स कैंसिल हो रहे हो। एंड नंबर 4, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 4 हैं, और इन चारों को मिला के अगर आपको अलग से एक मॉलिक्यूल के बारे में पोलैरिटी समझनी है तो उसका उसका डाइपोल मोमेंट चेक कर लो। अगर उसमें डाइपोल मोमेंट है तो वो पोलर है, नहीं है नहीं है, नॉन पोलर हो गया। और कितनी सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ओवरऑल फोर्सेस चेक किया करो, अगर नेट फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं, नेट फोर्सेस 0 है, तो उसका मतलब है वो नॉन पोलर है। अब चेक करते हैं। देखो बेटा, जैसे ये है CCl2F2, अब इसे मैं बहुत सारे तरीक़ों से बना सकता हूँ। ऐसे भी बना सकता हूँ, और मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूँ कि जिसमें फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। मतलब ये फोर्सेस कैंसिल, ये फोर्सेस कैंसिल, और इसमें फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रही, तो ये पोलर नॉन पोलर के बीच का होगा कुछ, ओके।
ये तो डेफिनेटली पोलर ही होगा, क्योंकि इसमें एक एच है और 3 Cn है, तो जाहिर बात है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गई इसके अंदर, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, तो ये भी पोलर, इसमें पोलर के चांसेस हैं। ऑप्शन डी को चेक कर लो बेटा, आसान है, CH3 CH2 और Cl है, तो एक तरफ ही इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये भी पोलर हो गया। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शन सी के ऊपर, ठीक है, ये नॉन पोलर क्यों होगा, लेट्स सी, और इसमें कोई पोलैरिटी वाले चांसेस भी क्यों नहीं है वो समझाता हूँ। देखो, आपने 2 कार्बन बनाए और आपने उसमें 4 क्लोरीन लगा दिए, ये देखिएगा बेटा, अब बीच में आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। अभी मैंने शक्ल भी इसकी सही बनाई है, क्योंकि ये प्लानर होगा। क्यों प्लानर होगा, कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड्स हैं, आई बॉन्ड वी नो डू नॉट कंसीडर, तो प्लानर होगा, 120 का बॉन्ड एंगल होगा। अब चेक करें, अगर आप इसको देखें, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव, तो ये दोनों स्लाइटली पॉजिटिव हो गए। अब ये देखें, यहाँ से पोलैरिटी या डाइपोल कैंसिल हो जाएगा इसका, और यहाँ से पोलैरिटी इधर और इधर, या डाइपोल कैंसिल हो जाएगा इधर, तो ओवरऑल सारे डाइपोल्स कैंसिल हो रहे हैं, तो आप कहेंगे इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, और आप इसे कहेंगे नेट फोर्सेस 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो नो परमानेंट डाइपोल का मतलब मोस्ट नॉन पोलर, इनमें से नॉन पोलर कौन सा वाला है, तो राइट आंसर इज सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं, विच इज मोस्ट लाइकली द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजीन N2H4। देखें बेटा, पहले मैं खुद करके दिखाता हूँ, N2H4 है ना, तो ये हो गया N2H4, और से देखिए इसने सारे बॉन्ड N और H के बीच में बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है या 5 का है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर होगा। नाउ अराउंड नाइट्रोजन हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, आप कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर, एंड बेटा हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर, 1 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड विद 1 लोन पेयर को क्या बोलते हैं, पिरामिडल। और बेटा पिरामिडल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, अराउंड 107। पहले अपनी वर्किंग कर लो, अब ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन हटा दिया 90 लिखा हुआ, दूसरा हटा दिया 90 लिखा हुआ, तीसरा हटा दिया 120 लिखा हुआ, फोर्थ इज द राइट आंसर, वाई, बिकॉज इट्स 107। तो पहले अपनी थोड़ी सी वर्किंग कर लिया करो, उसके बाद सॉल्व कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ, which of the following exists in solid state as a giant covalent lattice। देखो, giant covalent lattice आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं आपने एएस में आके पढ़ा है इसको, ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि giant molecular structure, giant covalent structure क्या होते हैं और simple covalent structures क्या होते हैं, ठीक है। आइस एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी H2O सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, आयोडीन I2 होता है, देखो ये H2O सिंपल मॉलिक्यूलर है, आयोडीन I2 होता है, और टिन क्लोराइड का मतलब SnCl4, ये भी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। दिस इज सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, इट्स अ जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आपको इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया भी है। each silicon is directly attached to 4 oxygen, each oxygen is directly attached to 2 silicon, then again 4 2 4 2 and so on, giant molecular structure। तो ये तो ओ लेवल की नॉलेज से भी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट्स राइट आंसर, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैज सिंपल मॉलिक्यूलर, देखो जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का ऑपोजिट क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूलर, विच हैव फ्यूअर एटम्स, थोड़े से एटम्स हो जिसके अंदर। अब आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, जाइंट आयोनिक लैटिस, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल डिस्क्रीट यूनिट में एग्जिस्ट नहीं करता। आगे आओ, सोडियम जाइंट मेटालिक हो गया, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड ऊपर लिखा हुआ है जाइंट कोवेलेंट होता है, सल्फर सिंपल मॉलिक्यूलर हो गया बेटा, सल्फर का स्ट्रक्चर जाइंट मॉलिक्यूलर नहीं होता, सल्फर यूजुअली S8 में एग्जिस्ट करता है बस, ऑक्टा एटॉमिक होता है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर के अंदर टोटल कितने एटम्स होते हैं, 8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, बस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में एक बात और याद रखिएगा, जितने आयोनिक कंपाउंड हैं सब जाइंट होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं सब जाइंट होते हैं, और जाइंट कोवेलेंट या जाइंट मॉलिक्यूलर तो होते ही जाइंट मॉलिक्यूलर है।
सही है, तो ये ख्याल रखिएगा। वर्ड जाइंट सिर्फ कोवेलेंट के लिए यूज़ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे समझते हैं शायद जाइंट का वर्ड सिर्फ कोवेलेंट के लिए यूज़ होता है। जी नहीं, जाइंट का मतलब होता है कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे एटम्स हों, आइंस हों, चीज़ें लगी हुई हों तो कंटिन्यू चलती रहे, उसको जाइंट बोलते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। विच मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? इसका मतलब हो गया 3 बॉन्ड्स। भाई ईच कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई आपसे कहे 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब है टोटल कितने बॉन्ड्स कह रहा है? 3। तो आपने ढूंढना है इसमें 3 बॉन्ड किसमें। बेटा यही नज़र आ रहा है मुझे, ऑप्शन डी, NF3। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन के 3 बॉन्ड्स हैं, दैट्स इट। तो एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 3 बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। राइट आंसर इज डी। तो ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, इसलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Chemists have been interested in the properties of hydrogen selenide, ठीक है, to compare with bad egg gas hydrogen sulfide H2S, ठीक है। Which set of data would the hydrogen selenide molecule expected to have? देखो पहली बात तो ये है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखें तो सेलेनाइड, सेलेनियम और सल्फर सेम ग्रुप के हैं और दोनों ग्रुप 6 के हैं। अच्छा, अब H2S के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में उसने पूछा, ठीक है। विच सेट ऑफ डेटा वुड द हाइड्रोजन सेलेनाइड मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू हैव? तो पहले अपना वर्किंग करता हूँ, ज़रा देखिएगा। भाई सेलेनियम ग्रुप 6 का है या ग्रुप 16 का है, ठीक है। उसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ग्रुप 16 वाला अगर 2 बॉन्ड बना ले तो आउटर मोस्ट शेल में 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो कितने रह गए? 4, यानी कि 2 लोन पेयर भी बचे हुए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर हैं 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं बेंट। और इसका बॉन्ड एंगल अराउंड 105 डिग्री होता है, अराउंड तकरीबन 105 104.5 ऐसा होता है। अब उसने कहा है सिलिकॉन मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू हैव, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब आप चेक करें, इसने डेटा में दिया हुआ है नंबर ऑफ लोन पेयर, तो 2 आंसर है, तो ए तो गलत हो गया। इनमें से कोई एक आंसर है क्योंकि लोन पेयर तो इसमें 2 होंगे। अब आ जाओ, 180 नहीं हो सकता, डी गलत हो गया। अब सी, बी और सी में से एक आंसर है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 105 तो दिया हुआ ही नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसने वैसे भी वर्ड यूज़ किया है एक्सपेक्टेड। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ पे आपका एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि क्या आपको की पॉइंट पता है व्हेन लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। सोचो 109 का 109 जो होता है वो उस वक्त होता है जब 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो। तो अगर 2 लोन पेयर आ गए तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, 109 नहीं होगा, 109 से कम होगा। और अगर 2 लोन पेयर हो तो 107 से भी कम हो जाएगा। तो 109 तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए ना आपको। वो आपसे कह रहा है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 109 नहीं होगा, 109 से कम होगा। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 107 से कम होगा। तो वो अब आपकी एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, तो हम कहेंगे 107 से कम होगा। तो सी गलत हो गया। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज बी। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कंफ्यूज, मैंने आपसे कहा ना होते हैं, आते हैं सर वो 105 तो लिखा हुआ ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ो उसने क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप बोलेंगे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बॉन्ड एंगल 107 से कम होगा, ये एक्सपेक्ट करता हूँ। तो 10 कम से कहाँ, 107 से कम कहाँ पे? 104। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर मेरे पास क्या आ रहा है इसके अंदर? बी। बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं सर ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शंस गलत नहीं है, आप पढ़ सही नहीं रहे, ठीक है, ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज टू लाइन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। ये ओ लेवल का सवाल है, आपको याद होगा आप ओ लेवल्स के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के 2 यूजेस लिखा करते थे। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ओ लेवल नॉट एएस लेवल। उस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप ओ लेवल की नॉलेज से भी सॉल्व कर रहे हो जाती है। मतलब सिंपल से आप अपने मार्क्स लूज करेंगे अगर आप ओ लेवल वाली की चीज़ें भूल जाए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 यूजेस होते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहा जाता है उसको। पहला यूज़ क्या आता है बेटा? फर्नेसेस में यूज़ होता है क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेटली जो
मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसलिए इसे लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस में यूज किया जाता है। दूसरा, आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी यूज हो सकता है। दो काम हो गए, ठीक है। अब आगे देखें क्या बोलता है। इसने लिखा है लाइन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स नीड टू बी ब्रोकन इन मैग्नीशियम ऑक्साइड टू मेल्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक है, तो आयोनिक बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा। राइट आंसर मस्ट बी द सी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, विच सॉलिड एग्जिबिट मोर देन वन काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एक से ज्यादा टाइप की केमिकल बॉन्डिंग हो। टाइप केमिकल बॉन्डिंग हमने कितने टाइप्स की पढ़ी है बेटा, अगर आपको याद हो? 7। कोवेलेंट, आयोनिक, मेटालिक, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन, डाइपोल डाइपोल और आईडी। 7 पढ़ी है, 7। वो कह रहा है इनमें से कौन है जिसमें दो टाइप की केमिकल बॉन्डिंग। ब्रास इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो बॉन्डिंग सिर्फ एक ही है, कौन सी? मेटालिक। बॉन्डिंग सिर्फ कौन सी होगी? मेटालिक, हटा दो। कॉपर में सिर्फ मेटालिक, डायमंड में सिर्फ कोवेलेंट। आइस में दो तरह की बॉन्डिंग होगी, कैसे? HOH, ये कौन सी केमिकल बॉन्ड है? कोवेलेंट। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी वो कौन सी केमिकल बॉन्ड है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड दूसरी केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को केमिकल बॉन्डिंग ही भूल जाते हैं कि उन्हें भी केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। आपको याद होगा जब हमने टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कराया था, तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर 7 टाइप की बॉन्डिंग थी बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज डी। व्हाई आंसर इज डी? बिकॉज इट हैज टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। नंबर 1 कोवेलेंट बिटवीन द एटम्स, एंड नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वही अफ्रीका में घुमाएगा आपको। यूं होता है और एक लेजर्ड होती है और वो ग्लास पे चढ़ जाती है और पता नहीं यूं होता है यूं। अब ये कह रहा है मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक हेयर्स और ईच हेयर थाउजेंड्स ऑफ पैड्स इट्स टेप रिजल्ट दिस 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 दिस। उसके बाद बोल रहा है एक्सट्रीमली क्लोज टू द ग्लास सरफेस एंड वेज की को क्लाइंबिंग, ठीक है। ये सब आपको ना डाइवर्ट कर रहा है। असल चीज़ है नीचे, कहता है व्हाट इज अट्रैक्शन बिटवीन दैट लेजर्ड पैड एंड द ग्लास सरफेस। देखो बेटा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जहाँ कोई फोर्स नहीं होगी वहाँ डेफिनेटली एक फोर्स तो होगी, दैट इज आईडी या वैंडरवॉल या टेम्पररी डाइपोल डाइपोल, बहुत सारे नाम है उसके। तो अब आप चेक करें, क्या किसी लेजर्ड के पैर में और ग्लास के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है? जी नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है? जी नहीं। आयोनिक तो चिपक ही जाएगी, तो आगे जा ही नहीं पाएगी, सही है। अब आप सोचें व्हाट इज दैट फोर्स जो वो चिपक भी जाती है और ब्रेक करके आगे भी बढ़ जाती है। तो व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज आईडी फोर्स या वैंडरवॉल। इसको वैंडरवॉल भी कह सकते हैं, इसको आईडी फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। व्हाट आर द बॉन्ड एंगल्स इन PH3 मॉलिक्यूल्स लाइकली टू बी। देखो यहाँ फिर से चालाकी करता है। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? उसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उसने कहा लाइकली टू बी, किस तरह का हो सकता है, एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है आपसे, सही है। अगेन व्हाट इज दिस? इसका मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? PH3 फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है या 5 का है, तो आपने इसमें 3 बॉन्ड बनाए PH3। ग्रुप 5 वाला अगर 3 बॉन्ड बना ले तो उसमें एक लोन पेयर रह जाता है, ऐसे। नाउ 3 बॉन्ड पेयर विद 1 लोन पेयर का मतलब हो गया पिरामिडल। और पिरामिडल का मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड 107 होगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर आ जाए तो इसका मतलब है बॉन्ड एंगल 109 से कम कम होएगा, ठीक है। 109 से कम और 107 के करीब होगा।
एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो वो चेक करना चाह रहा है क्या बच्चों को ये बात पता है, व्हेन लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, वो ये चेक करना चाह रहा है। आप समझ में आई बात? बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन में बोलते हैं सर ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन गलत नहीं है, आप पढ़ सही नहीं रहे। अब देखो 120 ऑब्वियसली गलत है, 90 ऑब्वियसली गलत है। अब बी और सी में से एक चॉइस है आपकी। अब आप एक्सपेक्ट करें अगर 4 बॉन्ड्स हों तो बॉन्ड एंगल 109 होता है, लेकिन अगर उन 4 में से एक लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल 109 से कम हो जाएगा। वी एक्सपेक्ट कि 109 से कम होना चाहिए। 109 तो उस वक्त होता है जब 4 बॉन्ड, तो हम इसलिए इसे हटा रहे हैं और इस पे जा रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसके करीब करीब होगा, और 109 से ऑब्वियसली कम होगा। तो ये जो इस तरह के आपसे सवाल पूछता है ना बेटा, ये बेसिकली आपसे इसीलिए पूछ रहा होता है कि आपको चेक करना चाह रहा होता है कि बच्चों को लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द डायग्राम शोज द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब कुछ किस चीज़ पे, एवापोरेशन, ये सब किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहा है। आपको ग्राफ दिया हुआ है, एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर एच सी एल, एच बी आर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा उसने दिया हुआ, ओके। लेकिन एच एफ का अलग से, तो आपको पता होना चाहिए कि एच एफ के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड 3 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, राइट। What explains the higher boiling point of the hydrogen bond? Hydrogen fluoride, हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स इट। देखो हमने पहले से समझ लिया, अब चेक करते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई ऑप्शन है या नहीं, या उसने घुमा दिया है, चेक कर लेते हैं। द बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक ही नहीं है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शील्डिंग का ताल्लुक ही नहीं है। देखो मैंने कहा ना, जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो और आपको चीज़ें पता हो ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती आगे चीज़ों को ले जाने में। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन मच हायर देन फॉर द अदर ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ अभी रिलेवेंट नहीं है स्टेटमेंट। तो मुझे डाउट है, अगर इससे अच्छा ऑप्शन ना आया तो मैं सी पे टिक लगा दूंगा। ऑप्शन डी पढ़ता हूँ। देर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। देखा, मेरे पास अच्छा ऑप्शन आ गया ना, तो मैंने सी को हटा दिया। हाँ, अगर मेरे पास ये अच्छा वाला ऑप्शन ना आता सपोज, तो मैं फिर जाहिर बात है सी के ऊपर जाता। तो जब कभी भी आपको दो क्लोज्ड आंसर मिल रहे हो, करीब करीब मिल रहे हो, या आपका दिमाग कह रहा हो कि यार मुझे लग रहा है दोनों तरफ से चीज़ें सही आ रही हैं, तो उसमें से फिर आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ख्याल रखना तुम्हारा एग्जामिनर अच्छा आदमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 3 substances RST have physical properties as shown, ठीक है। What could be the identities of R, S and T? O लेवल की नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए आपको AS लेवल पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ये O लेवल की नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा। नाउ सुनिएगा, आर के बारे में बोलता है मेल्टिंग पॉइंट 801 काफ़ी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, सॉलिड में पुअर है। अगर कोई चीज़ सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब है आयोनिक है, और लिक्विड में गुड है, इसका मतलब है कंफर्म्ड आयोनिक हो गई, आयोनिक। अब आप आर क्या है, आयोनिक है। आप चेक करें, आर में सारे आयोनिक दिए हैं, NaF आयोनिक, NaBr आयोनिक, NaCl आयोनिक, NaBr आयोनिक, आयोनिक आयोनिक आयोनिक, सभी आयोनिक है। इसका मतलब है आर से पहचान ही नहीं सकते। आगे चलो, एस पे आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, सॉलिड में पुअर और लिक्विड में गुड। तो कौन से सब्सटेंस है जो सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते मगर लिक्विड में करते हैं? आयोनिक, दोबारा आयोनिक आ गया, यानी एस भी आयोनिक है। आप चेक करें उस चालाक आदमी ने क्या किया है, आपको एस में भी सारे आयोनिक दिए हुए हैं। यानी आप ना आर से पहचान सकते हैं ना एस से पहचान सकते हैं। ओके, दफा करो, आगे आ जाओ, टी पे आ जाओ। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज गुड, सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज गुड। इट मींस या तो मेटल है
और ग्रेफाइट है, दोनों में से कोई एक चीज़ है, क्योंकि सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, दोनों हो सकते हैं। अब आओ देखो, ये रहा मेटल, सही है, और ये रहा ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक आंसर है। आगे चलो, लिक्विड में कह रहा है नॉट नोन। अब सवाल ये है, क्या मेटल्स लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? यस करते हैं। अब अगर कोई कोई बच्चा बोलता है सर हमें कैसे पता चला, बेटा मरकरी लिक्विड होती है ना रूम टेम्परेचर पे, मरकरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो लिक्विड में अननोन नहीं है, मेटल्स के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अननोन नहीं है, नोन है। हमें पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में कंडक्ट करते हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है? मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, मरकरी, मरकरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लिक्विड में। इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए गलत बेटा। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज सी। अब सवाल ये है कि ग्रेफाइट के बारे में हमें लिक्विड में क्यों नहीं मालूम? आप सोचे बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मतलब 3550, कौन करेगा ग्रेफाइट को मेल्ट? कोई नहीं कर सकता। तो छोड़ दो। तो हम अभी जब मेल्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा? तो ये थ्योरेटिकल है, सिंपल, हमें नहीं मालूम कि ग्रेफाइट लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। सो व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज सी। ओ लेवल की नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ बेटा। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एक्स एंड वाई। ठीक है, देखो एक्स तो आयोनिक कंपाउंड की लेटेस्ट हो गई, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हो गई, और वाई क्या है? ग्रेफाइट। ये लेयर्स देख रहे हो, हेक्सागोन बने हुए हैं, ये रहा। तो ये और लेयर भी बनी हुई है, लेयर। तो ये हो गया ग्रेफाइट, ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एक्स एंड वाई? तो ये तो आयोनिक लैटिस हो गई, आयोनिक लैटिस हो गई। और इसके अंदर कौन सी होगी? कोवेलेंट होगी। तो एक आयोनिक हो गया, एक कोवेलेंट हो गया। ये क्या सवाल पूछा है इसने? आयोनिक कोवेलेंट, बी आंसर। ये मुझे लग रहा है आपको वैसे ही एक मार्क देने के लिए उसने बोला चल जा यार। मेहनत बहुत की है ना तूने। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूँ। विच डायग्राम डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड का मतलब साइड वेज ओवरलैप, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत। अच्छा, ऑप्शन डी इसलिए गलत है बेटा, ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल एस में नहीं होते, डी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते, तो प्लीज़ इसे मत कंसीडर कीजिएगा। बी इज द राइट आंसर। आप देखें, हाफ साइड वे ओवरलैप, हाफ साइड वे ओवरलैप हो गया। सो द राइट आंसर इज बी। सिंपल, आपको पाई बॉन्ड पहचानना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बी यूज इन लाइनिंग एंड इलेक्ट। देखो वही चीज अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एमजीओ के बारे में हमने, और हमने आपसे कहा था हम ये ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के यूजेस के अंदर। विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हेल्प टू एक्सप्लेन दिस यूज? ऐसा इलेक्ट्रिकल लाइनिंग ऑफ द फर्नेस में यूज़ होता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, सही है। तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, पहला उसने कॉलम दिया हुआ है, आयोनिक बॉन्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी दिया हुआ है। तो पहले में हम अपना वो कर लें, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, यस, आयोनिक बॉन्ड होगा, यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सॉलिड में होगा, नो। तो यस यस नो शुड बी द आंसर। द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है बेटा कि द साइनाइड आयन इज वाइडली यूज इन द synthesis of organic compound. What is the pattern of electron pair in this ion? तो बेटा आयन चार्ज कॉन्सेप्ट उसका एएस लेवल वाले से भी कर सकते हो। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। देखो ये साइनाइड बना कैसे होगा, मैं अपनी तरफ से एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड ले लेता हूँ, लुक एट हियर, ये होता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। वन 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 और वन, ठीक है। अब मुझे इससे साइनाइड बनाना है, तो इसमें से मैंने H पॉजिटिव आयन हटाया। आयन चार्ज कौन सा है? जब आप कैटाइन हटाएंगे तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, तो ये साइनाइड एक एनाइन है ना, नेगेटिव, तो आपने इसको यहाँ से तोड़ा, H प्लस आयन हटाया, तो अब ये बन गया साइनाइड। और से देखिएगा, ठीक है, वन 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 वन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इसने हाइड्रोजन से छीन लिया, सो व्हाट्स अ चार्ज हियर? माइनस। ये हो गया साइनाइड। अब आप साइनाइड के बारे में देखते हैं।
व्हाट इज पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन दिस आयन? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 3। ये देखो 3 बॉन्ड्स हैं। लोन पेयर ऑन कार्बन एटम 1 है, ये रहा, एक लोन पेयर आ गया इसके पास, क्योंकि एक अपना था, एक इसने किसी से लिया होगा, दैट्स इट। और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेटा 1, ऑलरेडी 1 था, तो 311 आंसर होना चाहिए। 311 राइट आंसर मस्ट बी द सी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। प्लास्टिक बॉटल्स फॉर फिजी ड्रिंक्स आर मेड फ्रॉम पॉलीमर विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोई पॉलीमर का स्ट्रक्चर है और यहाँ उसने एक्स दिया हुआ। द एबिलिटी ऑफ द पॉलीमर टू प्रिवेंट escape कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द वॉल ऑफ द बॉटल डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द ग्रुप एक्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द ड्रिंक। अब जरा सुनिएगा, ये जो X है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हाइड्रोजन ऐसा करता होगा। गौर से देखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी देखिएगा बेटा मैं पूरा बना के दिखाता हूँ। लुक, अब देखें, अगर ये एक प्लास्टिक बॉटल है और ये उसकी सरफेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्केप करने से रोकने के लिए हम उस प्लास्टिक बॉटल के मटेरियल में ऐसा कोई ग्रुप लगा दें जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, तो डेफिनेटली अब जो बॉन्ड बनेगा ये वाला, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? कैसे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेबरिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यानी अगर आप मटेरियल में OH लगा दें या NH लगा दें या फिर FH लगा दें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को रोक के रखेगा, स्केप होने नहीं देगा। अगर हम इस X के साथ ये चीज़ बना दें बेटा, अब आप देख लें, तो विच ग्रुप X बेस्ट प्रिवेंट लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो जहां हमें OH मिलेगा, या देखो 3 में से कोई एक चीज़ ढूंढनी है, या तो हो O के साथ H, या तो हो F के साथ H, या हो N के साथ H, बस इन तीनों में से कोई एक चीज़ है। तो बेटा यही नज़र आ रहा है ऑप्शन तुम्हें, ऑप्शन डी। तो यानी अगर यहाँ पे OH ग्रुप लगा होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसे रोक लेगा। राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन अकर बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ मीथानल। देखो बेटा मीथानल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इट्स मीथानल नॉट मीथानॉल, ख्याल रखिएगा। एंड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड वाई, ठीक है, कोई दूसरा लिक्विड है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। व्हाट कुड बी द लिक्विड? जाहिर बात है अगर इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो ऐसा ही होगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव, यूं बना सकता है, और H और N वाला हो सकता है, और H और F वाला हो सकता है। यानी वो जो लिक्विड Y है उसका H या तो N के साथ जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, या तो O के साथ जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या F के साथ जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। चेक कर लें बेटा, O के साथ H नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन मोर, और बताता हूँ, ये देखिएगा, HCOH स्लाइटली नेगेटिव HOCH3, ऑप्शन ए है ये, ठीक है। स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइट, इनके बीच में कौन सी बॉन्ड हो गई है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये आपका लिक्विड वाई हो गया। ये नहीं, CHO याद रखिएगा, CHO में ऐसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता ये मतलब किसी के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें H डायरेक्टली O से अटैच नहीं है। इसमें इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ये एस्टर है, ये कीटोन होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग, या पढ़ लिया आपने तो। सही है, तो व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा,
अच्छा, ये है लाइक्रा इज पॉलीयूरीथेन फाइबर यूज इन फैशन इंडस्ट्री एंड दिस वही शुरू में बकवासें जो होती हैं. व्हाट इज द ओ सी एन बॉन्ड एंगल इन दिस मॉलिक्यूल. यानी ये पूछ रहा है आपसे ये वाला. ठीक है. अच्छा, तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया? कार्बन. अब जरा सोचो, कार्बन ग्रुप 14 का है, कितने बॉन्ड्स बना लिए? चार. चार बॉन्ड बनाने का मतलब जीरो लोन पेयर. अब अकॉर्डिंग टू द वेस्पर कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड हैं? टू. तो टू बॉन्ड्स. व्हाई यू आर इग्नोरिंग द टू बॉन्ड? बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर नॉट कंसीडर्ड इन वेस्पर. तो टू बॉन्ड्स एंड जीरो लोन पेयर का मतलब हो गया लीनियर ऑर्बिटल. लीनियर का मतलब हो गया 180. तो ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 180. राइट आंसर मस्ट बी दैट. ये तो टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 24 पे आता. व्हाट आर द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड डायमंड? आयोडीन, सिलिकन, आयोडीन, सिलिकन फोर ऑक्साइड. तो ये जाइंट मॉलिक्यूलर, जाइंट कोवेलेंट, ये जाइंट मॉलिक्यूलर, जाइंट कोवेलेंट, और ये सिंपल मॉलिक्यूलर हो गया. ओ लेवल की नॉलेज से भी सॉल्व हो जाएगा, एक ही तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें. चलो भाई, डायमंड जाइंट मॉलिक्यूलर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट मॉलिक्यूलर. ठीक है. तो जाइंट मॉलिक्यूलर और सिंपल मॉलिक्यूलर आयोडीन होगा. तो मेरा ख्याल है सिंपल मॉलिक्यूलर में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ आयोडीन. नीचे बाकी ऑप्शन में दिए हुए ही नहीं है. सिंपल मॉलिक्यूलर में बाकी चीज़ें डाली हुई. तो इसका मतलब है आपको ये मुफ्त का एक मार्क देना चाह रहा होगा वो. चल बच्चों को एक मार्क दे दो. राइट आंसर इज ए. तो डायमंड और सिलिकॉन वाले जाइंट मॉलिक्यूलर होते हैं. आयोडीन सिंपल बेटा I2 होता है. सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम उसे क्या बोलेंगे? इट्स सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. और बाकी दो वाले क्या है बेटा? दे आर जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 25 पे आता हूँ बेटा. व्हेन बेरियम मेटल बर्न्स इन ऑक्सीजन द आयोनिक कंपाउंड बेरियम peroxide is formed. ठीक है. विच डॉट एंड क्रॉस डायग्राम रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ peroxide anion. देखो बेटा, सबसे पहले इसकी वर्किंग देख लो. BaO2 दिया हुआ है, तो सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी जीरो. तो अगर बेरियम ग्रुप 2 का है और 2 प्लस चार्ज है तो इस पर क्या चार्ज होगा? 2 माइनस. अब अगर 2 माइनस चार्ज O2 पे है तो ईच इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? -1. -1 और -1. आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको एक की पॉइंट लिखवाया था कि चार्ज ऑफ एन एटम कैन चेंज इट्स कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड. तो अगर ऑक्सीजन पे ए माइनस माइनस चार्ज आ जाए तो इसका मतलब है उनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड था. नंबर वन. अब सवाल ये है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड क्यों हुआ? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन कर लिया. अब ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, तो आउटर मोस्ट शेल में वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6. अब सवाल ये है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. माइनस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से मिला है, और ऐसा कहीं से मिला है, तभी तो 7 हो गया. इसी तरह इसको देख लो. 1 2 3 4 5 6 और एक कहीं से मिला है ऐसे. तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन पे माइनस माइनस चार्ज होगा. हाँ, कैसे पता चला? मैंने इससे निकाल लिया. सही है. बेरियम पे 2 प्लस है तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस हुआ. 2 माइनस दो ऑक्सीजन पे है तो एक पे -1 हो गया था. अच्छा, तो यानी दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके वो एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा O2 2 माइनस वाला. अब ये ढूंढ लेते हैं हम लोग, जिंदगी में सुकून. देखो, ए गलत, बी को चेक करो. इसने यहाँ पे की दी हुई है. ठीक है, तो आसान कर दिया. अच्छा, ये बेरियम के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 माइनस वाला चार्ज है, ये 2, ये बेसिकली बेरियम ने दिए हैं. ठीक है, तो मतलब बेरियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दिया. बेरियम ने एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दिया, और फिर इन दोनों ने आपस में एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी आ गया. अब देख लो बेटा, जिंदगी में सुकून. तो ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि बेरियम के इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. ये रहे बेरियम के इलेक्ट्रॉन, उसने डार्क डॉट से बनाए गए. सी और डी में से कोई एक आंसर है. सी में चेक करें बेटा, एक के पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास नहीं है. डी में चेक करें, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस ऑक्सीजन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया. अब गौर से देखें, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है. तो
सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और एक एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से आ गया, बेरियम की तरफ से। अच्छा, तो वो राइट आंसर, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बेटा। इन दिस क्वेश्चन मिथाइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय Me, मिथाइल मतलब CH3। ट्राईमिथाइल trimethyl amine react with boron trifluoride to form a compound with this सही है। how may this reaction be written in terms of shapes, in terms of shapes यानी कि shapes पहचानने, reactants के भी और प्रोडक्ट के भी शेप से सवाल सॉल्व करना है। तो वो आपसे खुद ही कह रहा है कि इस क्वेश्चन को शेप से सॉल्व करो। चलो ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बेटा कि अगर हम शेप्स को देखें और इनकी शेप से पहचानें तो हमारे पास शेप्स कौन कौन सी गलत हैं पहले वो हटा दूं। देखो BF3 ट्राइगोनल प्लानर होगा, BF3 ठीक है, ये प्लानर होगा, ठीक है, 3 बॉन्ड विद 0 लोन पेयर, प्लानर होगा ना। आप चेक करो, ये गलत स्ट्रक्चर है, प्लानर ऐसा नहीं होता। आप चेक करो, ये भी गलत स्ट्रक्चर है, प्लानर ऐसा नहीं होता। प्लानर तो ऐसा होता है, बोरॉन हो और ऐसे, इसे कहते हैं प्लानर, ठीक है। बाकी ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर है तो ये तो पिरामिडल होगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा, पिरामिडल, 3 बॉन्ड्स विद 1 लोन पेयर। तो ए, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि उसने शेप ऑफ BF3 गलत दिया हुआ है। तो ए और सी में से कोई एक आंसर है। चेक करें, ऑप्शन ए में पिरामिडल सही दिया हुआ है और ट्राइगोनल प्लानर भी सही दिया हुआ है, 120 120 बॉन्ड एंगल नज़र आ रहा है। इसी तरह ऑप्शन सी में भी ये सही दिया हुआ है और ये सही। तो रिएक्टेंट में तो ए और सी सही है। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, चेक करें। बोरॉन ने और नाइट्रोजन ने, जाहिर बात है ये इसने एक डेटिव बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अराउंड बॉन्ड्स कितने हो गए बेटा, 4 बॉन्ड्स पेयर विद 0 लोन पेयर का मतलब ये ऊपर वाली शेप तो टेट्राहीड्रल हो गई, ठीक है। और ये नीचे वाली शेप क्या होगी, ये भी टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि बोरॉन के अराउंड अब कितने बॉन्ड्स हो गए, 4। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि डेटिव बॉन्ड्स आर कंसीडर एज बॉन्ड पेयर, ये भी टेट्राहेड्रल हो गई। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से चेक कीजिए सही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये वाला है या ये वाला, सही परफेक्ट जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है, ये देखो ये 2 डॉटेड लाइंस हैं जो इनसाइड द प्लेन जा रही हैं और एक बाहर आ रही है यानी आउटसाइड, 2 डॉटेड एक। मुझे राइट आंसर सी लग रहा है। जबकि ऑप्शन ए को मैं इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ कि चेक करें, इसमें एक इसने ये कहाँ, ये बॉन्ड इसने कहाँ भेजा हुआ है, वो पता नहीं आसमान की तरफ। जबकि टेट्राहीड्रल अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो एक्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यूं एक डॉटेड लाइन जैसे ये है और एक ऐसे, बस ये होता है टेट्राहीड्रल। आप चेक करें, इट्स नॉट एग्जैक्टली द टेट्राहीड्रल, थोड़ा मैंने गंदा कर दिया है, गौर से देखिएगा। मुझे ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा, आप गौर से देखें कि आपको लग रहा है ये कुछ ऐसा है। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर आप स्ट्रक्चर्स देख के क्यों पहचान रहे हैं, क्योंकि बेटा उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है इन टर्म्स ऑफ शेप, तो मैं इसीलिए उनके स्ट्रक्चर देख के पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट्स द बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर इज सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता हूँ। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव बॉन्ड्स ऑफ द सेम टाइप बिटवीन देयर एटम्स इन सॉलिड स्टेट। एल्यूमिनियम मेटालिक है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है। तो एल्यूमिनियम के बीच में मेटालिक बॉन्ड हो गई, फॉस्फोरस के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो सेम टाइप की बॉन्डिंग तो नहीं होगी, बी पे आ जाओ। क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जबकि आर्गन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, आर्गन आर्गन वैंडरवॉल या आईडी फोर्स होगी। तो सेम टाइप की बॉन्डिंग नहीं हुई, तो बी गलत हो गया। सी पे आ जाओ। मैग्नीशियम मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, सिलिकॉन जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो सिलिकॉन सिलिकॉन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए, मैग्नीशियम में मेटालिक बॉन्ड हो गई, तो ये सेम टाइप की बॉन्डिंग तो नहीं हुई, सी गलत। सल्फर 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 कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों केसेस में बिटवीन द सल्फर एटम कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन द क्लोरीन क्लोरीन एटम कोवेलेंट बॉन्ड, तो दे हैव सेम टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। आई थिंक मुझे ऑप्शन डी पे जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 28, which quantity would best indicate relative strength of hydrogen bonds? अब देखो, एक छोटा सा की पॉइंट आपको बताया था, याद रखिएगा हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब इन्फ्लुएंस होती हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से। तो अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा है तो इसका मतलब है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से इन्फ्लुएंस होने वाली चीजें पूछ रहा है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि जब बॉन्ड टूटता है तो जो आप एनर्जी देते हैं वो, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन, मतलब आप कोई सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या उसका हाइड्रोजन बॉन्ड से ताल्लुक होता है? नहीं। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, कोई चीज फॉर्म कर रहे हो और कोई हीट चेंज आ रहा हो, उससे कोई ताल्लुक होता है? जी नहीं। इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इज इंथैल्पी चेंज? इंथैल्पी चेंज हीट चेंज को बोलते हैं। वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा हो? वेपर्स में। तो सोचो, अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा तो क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हाँ, वेपराइजेशन। राइट आंसर इज डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आता हूँ। अ सब्सटेंस कॉमनली फाउंड इन हाउस और गार्डन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है। इट इज कंबस्टिबल, जलता है। इट इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है। इट मेल्ट्स ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। व्हाट कुड सब्सटेंस बी? अब ये फिर से आपको एक मार्क उसने, अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस के बाद एक मार्क बच्चों को ऐसा देता है कि बच्चे चलो थोड़ा खुश हो जाए। अब जैसे इट इज कंबस्टिबल, जल जाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड तो नहीं जलती, हटा दो। ब्रास एलॉय है, वो भी नहीं जलता, हटा दो। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो पेपर भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, और पॉलीथीन, प्लास्टिक जिसे कहते हैं, ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये भी जलता है। अच्छा, अब लिखा है इट मेल्ट्स ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। पेपर मेल्ट नहीं होता, तो पेपर हट गया। सो व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर इज सी। इसीलिए कह रहा था मुफ्त का एक मार्क दिया है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई बॉइलिंग पॉइंट, देखो फिर से बॉइलिंग पॉइंट की पर, मीथेन इज हायर देन दैट ऑफ नियॉन। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, IMF, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब किस पे डिपेंड करती है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट नियॉन से ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। डायरेक्ट पॉइंट पे चले जाओ। अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज ग्रेटर मास, नॉट रिलेवेंट। मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब गलत बात कर रहा है। CH4 मीथेन, हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। नॉन पोलर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ से हो गए? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तो 3 एटम्स का होना जरूरी है, NOF, तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरफ चला गया। मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन नियॉन। राइट आंसर मस्ट बी द सी। आगे चलता हूँ। द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज पोलर, फिर गलत बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। डी भी गलत। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ बेटा। 31 कहता है अ क्रिस्टल ऑफ आयोडीन प्रोड्यूसेस पर्पल वेपर व्हेन जेंटली हीटेड, ठीक है। विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब दिस? पहले तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आयोडीन सॉलिड होता है, तो आयोडीन अभी इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसी वर्कशीट में। तो आयोडीन मॉलिक्यूल होंगे ऐसे, और जब आप उसे सबलाइन करेंगे, एवापोरेट करेंगे, तो वही आयोडीन मॉलिक्यूल गैशियस फॉर्म में चले जाएंगे। ये होगा बस, दैट्स इट। होंगे वो एज इट इज। तो याद रखिएगा, सिर्फ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी बस। और आयोडीन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के बीच में आईडी फोर्स या वैंडरवॉल होंगी, दैट्स इट। अब वो कह रहा है टाइप ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, कौन से टाइप ब्रेक, कौन से टाइप के बॉन्ड ब्रेक होते हैं? कोवेलेंट, जी नहीं। कोवेलेंट, जी नहीं। इंड्यूस डाइपोल डाइपोल, यस। परमानेंट डाइपोल डाइपोल, नो। इंड्यूस मतलब नॉन पोलर है, तो इंड्यूस डाइपोल डाइपोल हो गया। सी शुड बी द राइट आंसर। तो उसने ऑप्शन ही एक दिया, अगर इंड्यूस दो होते तो हम चलो उसमें से चूज करते, उसने दिया एक है। और फॉर्मूला ऑफ द पर्पल स्पीशीज I2, यस, द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूं। द एंटीडोट मॉलिक्यूल
कैन हेल्प टू प्रिवेंट लिवर डैमेज, सही है, इफ समवन टेक्स टू मैनी पैरासिटामोल टैबलेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिप्रेजेंटेड बाय लोन पेयर है, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज ऑफ बॉन्ड एंगल? डिक्रीजिंग, पहले खुद निकाल लें। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, 3 बॉन्ड्स विद 1 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड विद 1 लोन पेयर का मतलब हो गया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। पिरामिडल, पिरामिडल का मतलब हो गया 107, ये 107। अच्छा, कार्बन को देखो बेटा, इस कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाए विद 0 लोन पेयर होंगे तो टेट्राहीड्रल हो गया 109। सल्फर को देखो बेटा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो बेंट हो गया, बेंट का मतलब हो गया 105। अब वो कह रहा है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? वाई, सही है, 109। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? एक्स, और उसके बाद है जेड। तो आंसर होना चाहिए वाई जेड एक्स बेटा, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, ठीक है। वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, सी शुड बी द राइट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूँ। विच मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल? अब देखो, लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल का मतलब क्या होता है? देखो, डाइपोल जिसमें होंगे वो पोलर होगा, और अगर कोई कहता है कि लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल होगा, इसका मतलब है आपका एग्जामिनर कह रहा है मोस्ट पोलर कौन सा है। देखो बेटा, ये तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो ये तो नॉन पोलर हो गया, हटा दो। इधर आओ, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, हम तो मोस्ट पोलर ढूंढ रहे हैं, तो ये भी हटा दो। अब बी और सी में से कोई एक आंसर है। यहाँ चेक करें, ये नेगेटिव और ये तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन भी राइट साइड पे होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, ठीक है, तो ज्यादातर तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स इट। अब आप चेक करें, अगर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को कंपेयर करें, तो किस ऑप्शन के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी? अनइवन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक तरफ चले जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी में। और जिसमें जितनी ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा? पोलर होगा। ऑप्शन सी को मैंने क्यों हटा दिया? क्योंकि ऑप्शन सी में चारों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मौजूद है, सही है, और वो अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा इवन होगी। लेकिन बी में तो सिर्फ एक ही तरफ का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हुई, इसीलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं? इट्स मोस्ट पोलर और लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल। क्वेश्चन नंबर 34 पे आता हूं। PCl5 dissociate, the extent of dissociation is 13% at 160 and 100% 300। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है मोर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितना टेम्परेचर दे रहे हैं उतना वो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से 13 से 100% पे डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ PCl3 इज करेक्ट? अच्छा, शेप ऑफ PCl3 मॉलिक्यूल और रिएक्शन पूछा, तो रिएक्शन तो एंडोथर्मिक हो गया, तो एक्सो वाले ऑप्शन हटा दूं, ये हटा दिया एक्सो और ये हटा दिया एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे। तो PCl3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो बेटा, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है, 3 बॉन्ड बनाएगा विद 1 लोन पेयर, तो इसका मतलब है पिरामिडल हो गया। तो बेटा ऑप्शन ए में पिरामिडल लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में ट्राइगोनल लिखा है, सी गलत हो गया, राइट आंसर इज ए। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। विच ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब्स अ ट्रेंड फाउंड इन हेलोजन ग्रुप? हेलोजन का मतलब ग्रुप 17 की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखिएगा, बॉन्ड लेंथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कम हो रही है, जी नहीं। ऊपर से नीचे आते हुए रेडियस बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। तो अगर ऊपर से नीचे आते हुए रेडियस बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, ए गलत हो गया। आगे आ जाओ बी पे,
स्ट्रेंथ ऑफ वेंडरवॉल फोर्स, वेंडरवॉल फोर्स का मतलब आईडी फोर्स, ठीक है, आईडी। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीज होती है, यस, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज बी। अपनी समझ के लिए सी और डी पढ़ लेता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, अब सोचो अगर ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन सी गलत हो गया ना, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरबिल्ट फोर्स बढ़ेगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, कम थोड़ी होंगे। ऑप्शन डी पे आता हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एक्स। कितनी सिंपल सी बात है। आप सोचो अगर ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, भाई क्लोरीन का रेडियस छोटा, ब्रोमीन का रेडियस बड़ा, आयोडीन का रेडियस उससे बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं होती, वीक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए HCl, HBr और HI के सीक्वेंस में। ये भी गलत हो गया। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स इन photochemical smoke can cause breathing difficulties. The diagram show an example, ठीक है, of molecule this. What is the correct order of bond angle shown ascending? Smallest first. अपने पहले खुद निकाल लो। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, दो बॉन्ड्स बना लेगा तो दो लोन पेयर होंगे, तो इसका मतलब है ये हो गया 105 बेंट। कार्बन को चेक करो बेटा, ऑप्शन ये ऑप्शन 3 था ना, मैंने क्या कर दिया रिजवान। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पे दो लोन पेयर। ओके, ऑप्शन 2 पे सेकंड वाले पे आते हैं। कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्पर? तो आप कहेंगे सर 3 बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड को इग्नोर करें तो 3 बॉन्ड विद 0 लोन पेयर का मतलब हो गया 120। और कार्बन के अराउंड 1 में देखिएगा 4 बॉन्ड है विद 0 लोन पेयर का मतलब हो गया टेट्राहीड्रल, मतलब 109। अब वो कह रहा है स्मॉलेस्ट फर्स्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट है 3, उसके बाद है 1 और उसके बाद है 2। तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट इस ऑर्डर में होना चाहिए 3 1 2। सो राइट आंसर मस्ट बी द सी। तो टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वेस्पर का। क्वेश्चन नंबर 37 पे आता हूं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, हमें पता ही है। द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन electronegativity of the two atoms in the bond, the more polar is the bond. Exactly. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स में, उतना ज्यादा आपका बॉन्ड पोलर होगा। सही तो कह रहा है। विच पेयर विल फॉर्म मोस्ट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स? अब देखो बेटा, ये सारे ही हेलोजन दिए हैं इसने, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉप का और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉटम का होगा। तो अगर एक सबसे टॉप से लोगे और एक सबसे बॉटम से लोगे तो डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा और वो मोस्ट पोलर होगा। तो ये मोस्ट पोलर कोवेलेंट पूछ रहा है, यानी एक टॉप का और एक बॉटम का। चलो चेक करते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन ये रहे, क्लोरीन और आयोडीन ये रहे, फ्लोरीन और क्लोरीन ये रहे, देख रहे हो ना, और फ्लोरीन और आयोडीन ये रहे। अब बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आएगा? फ्लोरीन और आयोडीन में, ऊपर और नीचे वाला है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? एफ और आई वाला, क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 38। द टेबल गिव्स द रेडियाई इन पिकोमीटर, ठीक है, ऑफ सम आइंस। ये रेडियाई दिए हुए हैं और ये आइंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये रेडियस दिए हुए हैं, ठीक है, खुद ही दिए हुए हैं रेडियस उसने। ओके, cesium chloride has different cesium chloride has different lattice structure from sodium chloride and magnesium oxide। देखो बेटा, सीजियम का रेडियस ये रहा, ठीक है, जबकि मैग्नीशियम का जो रेडियस और सोडियम का रेडियस है वो ये रहे, ठीक है, ये रहे। सीजियम का रेडियस बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें सोडियम मैग्नीशियम को तो सीजियम का कम, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विच फैक्टर appears to determine the type of lattice। अच्छा, अब इस बेवकूफ़ी देखो इसकी, उसने आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या दी हुई? रेडियस, आयोनिक रेडियस दिए हुए,
और वो आपसे पूछ रहा है कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है ये, ठीक है। ये सीजियम का लैटिस है और ये सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लैटिस है। जाहिर बात है जो आपके आयन के आयोनिक रेडियस है वही डिसाइड करते हैं, उनका रेडियस डिसाइड करता है कि उनके अराउंड कितने एनाइन कितने कैटायंस आएंगे, रेडियस डिसाइड करता है। सही है। तो अगर जैसे सोडियम है बेटा, ठीक है, इसके अराउंड क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसी तरह मैग्नीशियम है तो इसके अराउंड क्लोरीन 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 और क्लोरीन क्लोरीन ऐसे। लेकिन बेटा अगर सीजियम है, सपोज करो ये सीजियम, तो इसके अराउंड क्लोरीन ज़्यादा आ सकते हैं ना, ये देखो। तो इसका मतलब ये है, ये जो आयोनिक लैटिस का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है ये आयंस के रेडियस की वजह से ही होता है ना, ठीक है। और उसने दिया हुआ भी आयन का रेडियस ही है। सो कौन डिसाइड करता है? आयन रेडियस। द चार्ज ऑन द कैटायन, छोड़ दे, द रेशियो ऑफ द आयोनिक चार्जेस, जी नहीं, आयोनिक चार्जेस का रेशियो नहीं डिसाइड करता। द रेशियो ऑफ द आयोनिक रेडिया, यस, साइज डिसाइड करता है ना उनका, ठीक है। सम ऑफ द आयोनिक चार्जेस, वही बकवास कर रहा है। सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज दिस। और बेवकूफ़ी इसलिए बोल रहा था कि अगर उसने 3-4 इंफॉर्मेशन दी होती और कोई सवाल पूछ रहा होता तो हम चलो सोचते, उसने इंफॉर्मेशन भी एक ही दी है, आयोनिक रेडिया की। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। विच मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर does not contain three atoms bonded, does not contain three atoms bonded to an angle between 109 and 110, इथेनोइक एसिड। ये वाले बॉन्ड एंगल ना हो तो वो चेक करें। इथेनोइक एसिड ऐसा होता है, देखिएगा बेटा, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, टेट्राहीड्रल 109, और ये कितना होगा 120, और ये कितना होगा 105। तो 109 इसमें आ गया, तो ऑप्शन ये हटा रहा हूं। बी पे आ जाओ, ग्रेफाइट। ईच कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू 3 मोर कार्बन, याद है हर कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, 3 से। तो 3 बॉन्ड विद 0 लोन पेयर, लोन पेयर नहीं होता तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है एक फ्री। तो ये हो गया 120, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो गया इसमें 120, तो ये 109 और 1110 के बीच में नहीं है, तो ऑप्शन बी मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली शुड बी द आंसर। प्रोपेन पे आते हैं, जरा देखिएगा, अपनी अपनी समझ के लिए पढ़ लेते हैं। 1 2 3 प्रोपेन। बेटा सारे बॉन्ड एंगल 109 हो, क्योंकि 4 बॉन्ड्स विद 0 लोन पेयर है, तो टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी गलत हो गया। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड आ जाओ, क्लास में भी डिस्कस किया, इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं। सिलिकॉन जो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ वो 109 होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन बेटा ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो बनाएंगे आपस में वो 105 या बेंट होगा, तो 109 तो इसमें भी है। सो किस में 109 या 1110 नहीं है, इस रेंज में नहीं है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है, ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 109 और 110 तक के बॉन्ड एंगल्स नहीं है, ये बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 पे आता हूँ। विच सॉलिड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेटा जो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस, जो जो जाइंट है उन्हें हटा दो। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो कैल्शियम फ्लोराइड इज जाइंट आयोनिक, हटा दो। निकिल इज जाइंट मेटालिक, हटा दो। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड सैंड जिसे बोलते हैं जाइंट कोवेलेंट, हटा दो। सल्फर रह गया बेचारा सिंपल मॉलिक्यूलर। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की खास दरख्वास्त है बेटा। अल्लाह हाफिज़।